हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 21 आपके लिए लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपको जरूर ही हेल्प करेंगे। और तीनों के ही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इस टाइम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो चलिए आज की क्लास पर चर्चा करते हैं। आज की क्लास में आपके लिए जो बायोलॉजी क्वेश्चंस हम लेकर आए वो जैव विकास चैप्टर से संबंधित थे। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको 20 में कराए हुए थे, वो कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट हमको लगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस आज हम आपको इस क्लास में कराने वाले हैं। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखें और साथ में पेन कापी लेकर बैठे, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए चले, जिससे इन चीजों को आप लोग बाद में रिवाइज भी कर सके। ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करती हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर न किया हो तो एक बार जरूर करें, आपका फर्ज बनता है। और बस क्लास यदि आपको पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे, कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज इस क्लास को आप लोग लाइक किए बिना न जाएं। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आपसे और बात बोलना चाहती हूँ कि अब आप लोग देख रहे होंगे कि फिजिक्स में आपको लगभग 7-8 वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें 2 या 3 न्यूमेरिकल जरूर मिल रहे हैं। और आगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे उन सभी वीडियो में आपको 1 या 2 या 3 न्यूमेरिकल्स जरूर मिलेंगे जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। तो लगातार हमारे साथ इस सीरीज में आप लोग बने रहना। ठीक है। तो सबसे पहले पिछली क्लास में जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोनों ही हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों थे। एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने गलत दिया है, एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक स्टूडेंट्स के अलावा एक स्टूडेंट ने सिर्फ सही दिया है, शेष सभी ने उसका आंसर गलत दिया होता। देखिए क्या क्या क्वेश्चन था और कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने उसका आंसर गलत दिया। चलिए तो आज हम आपको बताते हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है। तो देखिएगा, हमने आपको एक क्वेश्चन ये दिया था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंडों के बीच की दूरी होती है। डीएनए के 2 स्ट्रैंडों के बीच की दूरी क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट के अलावा से सभी ने गलत दिया हुआ था। कैसे गलत किया? देखो क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते, थोड़ा बहुत वो घुमा देते, ऑप्शन थोड़ा घुमा देते और आप लोग गलत करके आते हो और घर बैठ के ये कहते हो नहीं हम तो क्वेश्चन सही करके आए थे। तो ऐसा नहीं है। देखो क्वेश्चन हमने आपसे ये भी बोला था कि इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग गलत कर सकते हो। तो अब गलत ही किया आपने। कैसे देखो गलत किया? हम आपको इस क्वेश्चन से संबंधित आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बताएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुन के जाना। और आगे जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो हमने आपको दिया था वो भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने आपको फिजिक्स में दिया हुआ था। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन था हमारा कि डीएनए के 2 स्ट्रैंडों के बीच की दूरी क्या होती है? तो देखो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, आपको पता है। डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है, यानी द्विकुंडलीय संरचना होती है। इस संरचना को किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। आपको पता है पहले से। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इस संरचना को दिया हुआ था, डबल हेलिक्स मॉडल को। ये संरचना डबल हेलिक्स होती है। तो एक स्टैंड आपका ये होता है, दूसरा स्टैंड आपका ये होता है। हमने आपसे पूछा था कि डीएनए के 2 स्टैंडों के बीच की दूरी क्या होगी? तो कुछ स्टूडेंट ने तो आंसर उसका 3.4 एंगस्ट्रॉम दिया, ज्यादातर जो दिया है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, और फिर उसके बाद जो आंसर आया वो 20 एंगस्ट्रॉम दिया आप लोगों ने। तो ये तो आपका सही है कि 20 एंगस्ट्रॉम इसकी होती है। डीएनए के 2 स्टैंड यानी डीएनए के ये बीच की दूरी आपसे पूछी, ये जो व्यास दिया हुआ है आपका, ये डायमीटर यानी ये वाली दूरी आपसे पूछी गई थी, ये वाली दूरी आपसे पूछी गई थी। तो ये जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम ही होती है। ये तो बात सही है, आपने आंसर भी दिया है। लेकिन उसमें थोड़ा और कुछ था। वो क्या था? देखो क्या उसका आंसर और क्या हो सकता था। तो ये जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। कुछ स्टूडेंट ने जो दिया है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये कैसे, ये कब दिए? ये जो आंसर आएगा वो आप कब दोगे? क्या आपसे पूछा जाता तब आप ये देते? तो क्वेश्चन आपने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा। जब आपसे पूछा जाता कि 2 नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की दूरी बताइए, आपको पता है
कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के बराबर होता है, आपको पता है। और जो ग्वानिन होता है वो किसके बराबर होता है? साइटोसिन के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर एडेनिन लगा हुआ है और यहाँ पर थाइमिन है, ये दो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और यहाँ पर ग्वानिन है और यहाँ पर आपका क्या है? साइटोसिन है। तो ये 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो इनके जो बीच की दूरी होती है, दो नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यार आपसे ये पूछा जाए कि एक पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक पिच जो पूरी होती है इतनी बड़ी, जो डीएनए की संरचना आपने देखी होगी, उस पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड टोटल होते हैं, तो वो आपके 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और कितनी दूरी होती है पूरी? 10 न्यूक्लियोटाइड की जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है? तो वो आपकी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तभी तो ये 3.4 निकल के आता है। जब हम 34 में 10 का भाग लगाते हैं तो ये 3.4 निकल के आता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम निकल के आता है। तो आप ध्यान रखना अच्छे से, आगे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारों के बीच की दूरी कितनी होती है, तब आप बताओगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। और आपसे ये पूछा जाए कि एक पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनकी बीच की दूरी कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब 20 एंगस्ट्रॉम ये किसकी होती है? तो डीएनए के दो स्ट्रैंडों के बीच की दूरी। एक स्ट्रैंड आपका ये, दूसरा स्ट्रैंड ये, इनके जो बीच का जो व्यास है वो आपका 20 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन इसके अलावा एक आंसर और इसका हो सकता है, वो क्या? वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप बात करते हैं कि यहाँ पर और इसका आंसर क्या आ सकता था। तो देखो 20 एंगस्ट्रॉम को जब हम बदलेंगे तो ये चेंज होगा। 20 एंगस्ट्रॉम को हमको चेंज करके जब देखें तो ये नैनोमीटर में भी आएगा आंसर इसका। आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे घात, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे घात -10 मीटर। आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे घात -10 मीटर। तो इस 20 एंगस्ट्रॉम को मुझे मीटर में चेंज करना है। तो कैसे? देखो हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो 20 गुणे 10 पे घाते -10 हो जाएगा। अब देखो एक बिंदी हमारी ये है तो इसे हम 10 पे घाते 10 लिख सकते हैं। एक घात हमारी ये 10 पे घाते 1, सॉरी 10 पे घाते 1 इसे लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 10 पे घाते 1 गुणे 10 पे घाते -10। अब 10 में से जब एक घटाएंगे तो ये 2 गुणे 10 पे घाते -9 मीटर निकल के आएगा। और आपको पता है कि एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे घाते -9 मीटर के बराबर। एक नैनोमीटर जो होता है वो 10 पे घाते -9 मीटर के बराबर होता है। तो इसे हम 2 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो डीएनए के दो स्ट्रैंडों के बीच की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम और या 2 नैनोमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें, 20 एंगस्ट्रॉम ना देके आपको वो 2 नैनोमीटर भी दे सकता है। ठीक है, तो इससे आपको 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपसे दूरी पूछी जाए दो नाइट्रोजनी क्षारों के बीच, तब आप 3.4 एंगस्ट्रॉम बताओगे। और जब पूरी दूरी आपसे पूछी जाए 10 न्यूक्लियोटाइड की पूरी पिच की दूरी कितनी है, एक पिच में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 10 होते हैं, उनकी पूरी दूरी पूछी जाए तब आप 34 एंगस्ट्रॉम बताओगे। और डीएनए के दो स्ट्रैंडों के बीच की दूरी पूछी जाए तब आप 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर बताओगे। तो देखो हमने आपको 2 नैनोमीटर निकाल के भी दिखा दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया था इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने सही दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने सही भी दिया था, इसके लिए उन सभी को थैंक यू। और थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के दिया करो तो आप जरूर ही आंसर सही दोगे। अभी से जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से आंसर देने की तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो क्लास देखो आज की थोड़ा लंबी हो सकती है, यदि आप प्रत्येक चीज को समझते हुए चलोगे, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, तो क्लास थोड़ा लंबी जरूर होगी आज की। तो पूरी जरूर देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जय विकास से, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था हमारा कि पृथ्वी के केंद्र से 6.7 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित
100 kg यानी 100 kg द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी आपको U का मान ज्ञात करना था। U बराबर आपको निकालना था, जिसमें हमें दिया हुआ था पृथ्वी का द्रव्यमान me बराबर 6.0 गुणे 10 की पावर 24 kg, ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी का मान हमको दिया था वो 6.7 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आप मान भी अच्छे से याद कर लें, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपसे पूछा जाता है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लें। ये मात्रक आपसे पूछा जाता है, इसकी विमा पूछी जाती है। ये तीनों चीजें जो आप बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लें, ये हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन किया था। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या था, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो पृथ्वी के केंद्र से 6.7 गुणे 10 की पावर 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यानी आर का जो मान दिया था मुझे इतना दिया था, तो ये जो मान आपको दिया है वो किसका था मान, आर का मान था। 100 kg द्रव्यमान यानी स्मॉल एम का जो मान दिया था वो 100 kg दिया था, और यू का मान आपसे पूछा गया था, और एमी का मान मुझे दिया था, और जी का मान हमको दिया हुआ था। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला आपको लगाना, आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से बताएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो U बराबर आपका होता है माइनस की जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल एम ई एम स्मॉल एम यानी जो द्रव्यमान जो हमको दिया, और इस बटे आर। U बराबर आपका ये फॉर्मूला होता है माइनस की जी एम ई एम बटे स्मॉल आर। अब देखो माइनस का, ये माइनस का चिन्ह आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ माइनस का चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। अब जी का मान मुझे कितना दिया था, तो स्मॉल जी जो कैपिटल जी था गुरुत्वाकर्षण ये था, उसका मान दिया था -6.7 गुणे 10 की पावर -11, यही तो था। और कैपिटल एम ई का मान दिया था मुझे 6.0 गुणे 10 की पावर 24 यानी 24, और स्मॉल एम का जो मान दिया था वो 100 दिया था, वटे स्मॉल आर का मान कितना दिया था, तो स्मॉल आर का मान मुझे दिया था 6.7 गुणे 10 की पावर 10 मीटर। ठीक है, हमने मान सभी रख लिए। अब बात क्या है, सिर्फ सॉल्व करने की है। सॉल्व तो 2 सेकंड में होगा, तो देखो कैसे होगा। 6.7 को यहाँ से हटाइए, फिनिश कर दीजिए इनको, क्योंकि ये कट जाएंगे हमारे। और ये 10 पे घाते 10 ये नीचे हैं, जब ये ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, माइनस की। 10 पे घाते -10 ये नीचे प्लस की हैं, जब ये ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो देखो हम आपको आगे थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं, आप लोग जितना हमने यहाँ पर लिखा है इसे नोट डाउन कर ले अपनी बुक पर, ठीक है, नोटबुक पर। चलिए, और ये 100 जो लिखे हुए हैं, ये 100 इसे हम 10 पे घाते 2 लिख सकते हैं। 100 को हम 10 पे घाते 2 लिखेंगे तो 10 पे घाते 24 ये और 2 ये, तो ये कितनी हो जाएंगी, 10 पे घाते 26 आपकी हो जाएंगी। ठीक है, हम आगे लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर। तो ये 10 पे घाते इसे हम 26 लिख रहे हैं। तो देखो u बराबर माइनस की 6.7 वो फिनिश हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 10 पे घाते माइनस की 11 वो, और माइनस की 10 जब ऊपर वाली आएंगी तो ये 10 पे घाते माइनस की 21 हो जाएगा। ठीक है, 10 पे घाते माइनस की 21 हो जाएगा, और गुणे आपका कितना बचेगा, 10 पे घाते 26, 10 पे घाते 26 क्योंकि वो हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, कितना निकल के आएगा, यहाँ पर आप इसे फिनिश कीजिए, यहाँ पर 6.0 गुणे 10 की पावर 26। अब 26 में से जब हम 21 घटाएंगे तो हमारे ये कितने निकल के आएंगे, u बराबर 6.0 गुणे 10 की पावर 5 जूल, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है ऊर्जा का वो क्या होता है, जूल होता है। तो ये माइनस का चिन्ह भी लगा लें। ठीक है, तो u बराबर ये मान हमारे का निकल के आता, हमारा जो मान निकल के आता वो ये निकल के आता। अब चलिए तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो वी था वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर जूल भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, -6.0 गुणे 10 की पावर 5 मीटर। ओके, यदि आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अब चलिए आज के क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। आज के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लगातार हमारे साथ देखते रहना। आदि पृथ्वी पर निम्न में से कौन सी गैस अनुपस्थित थी। आदि पृथ्वी यानी जब जीवन की उत्पत्ति हमारे यहाँ पर हुई थी, जो पृथ्वी शुरुआती पृथ्वी की बात हो रही है यहाँ पर,
जब पृथ्वी यानी जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो कौन सी गैस वहां पर नहीं पाई गई थी? अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है आपसे। तो ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति थी वहां पर। किस गैस की अनुपस्थिति? CH4 यानी मेथेन, NH3 ऑल यानी सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो ऑक्सीजन गैस थी वो उस टाइम नहीं थी। जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी यानी आदि पृथ्वी पर निम्न में से कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो ऑक्सीजन गैस आपकी अनुपस्थिति से सभी गैसें वहां पर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से एक महाकल्प सरीसृपों का युग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। निम्न में से एक महाकल्प सरीसृपों का युग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो देखो सरीसृपों का युग आपसे पूछा जाए, चाहे आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डायनासोर, जो आपने डायनासोर सुने होंगे जो आप इस टाइम नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। डायनासोर, डायनासोर का स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल, डायनासोर जो स्वर थे उनका स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो यह आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरीसृपों का युग या डायनासोर का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? इसकी आकृति कुछ छिपकली जैसी थी। माना देखा जाता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि डायनासोर की जो आकृति थी वो कुछ छिपकली जैसी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सरीसृपों का जो युग कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो आपका मीसोजोइक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीसोजोइक को आपका क्या कहा जाता है? सरीसृपों का युग कहा जाता है। या डायनासोर का जो स्वर्णिम काल है वो किसे कहा जाता है? तो मीसोजोइक को कहा जाता है। अब बात करते हैं सीनोजोइक का मतलब क्या है। तो सीनोजोइक यानी स्तनियों का युग। ये स्तनी जो होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनका युग किसे कहा जाता है? तो स्तनियों का जो युग कहा जाता है, मेमल्स का जो युग कहा जाता है वो सीनोजोइक को कहा जाता है। पूछा जाए आपसे कि मछलियों का काल कौन सा था? मछलियों का काल कौन सा है? तो मछलियों का जो काल है वो डिवोनियन काल। मछलियों का काल यदि आपसे पूछा जाए क्या होता है तो मछलियों के काल को डिवोनेनियन काल कहा जाता है। डिवोनियन काल कहा जाता है। मीसोजोइक सरीसृपों का, स्तनियों का पूछा जाए तो सीनोजोइक, और मछलियों का पूछा जाए तो डिवोनेनियन काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डी ब्रीज ने जैविक क्रम के विकास से संबंधित अपना उत्परिवर्तन मत यानी कि म्यूटेशन जो बात दिया, जो सिद्धांत इन्होंने थ्योरी दी थी वो किस जीव पर शोध करते हुए प्रस्तुत किया था? उत्परिवर्तनवाद जो दिया है ह्यूगो डी ब्रीज के वैज्ञानिक के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया है तो ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया हुआ था। अब इन्होंने किस पर दिया था, किस पर अपना शोध किया था? तो उन्होंने एक पौधा था जिसका नाम है संध्या प्रिमरोज भी कहते हैं, जिसे संध्या प्रिमरोज, और उसके साथ साथ इसे आइनोथीरा लेमिक्राइना, आइनोथीरा लेमिक्राइना नाम का एक पादप था जिसे हम संध्या प्रिमरोज भी कहते हैं। संध्या प्रिमरोज, संध्या प्रिमरोज के नाम से भी इसे जाना जाता है, या इसे आइनोथीरा लेमिक्राइना नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ह्यूगो डी ब्रीज ने किस पर अपना शोध किया था? तो इस पादप पर अपना इन्होंने शोध किया था। इन्होंने इस पर देखा था जैविक क्रम विकास से संबंधित अपना उत्परिवर्तन मत किस पे दिया हुआ था? तो उन्होंने इस पादप पर दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपसे संध्या प्रिमरोज भी ऑप्शन में मिल सकता है, या जो ऑप्शन उसमें दिया हुआ था आइनोथीरा लेमिक्राइना, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो दोनों ही आप लोग अच्छी से याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी में 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेजी जा रही है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फिजिक्स का। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे हम आपको बताते बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमसे पूछा गया है। 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट हमको यहाँ पर कि एक बैटरी दी हुई है, इसमें 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेजी जा रही है। तो देखो एम्पियर यानी कि जो ए का मान हमको दिया है
आई यानी विद्युत धारा का जो मान दिया है हमको वो कितना दिया है, तो आई बराबर हमको दिया है 2 एम्पियर। विद्युत धारा का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 2 एम्पियर। अब यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, तो देखो आंतरिक प्रतिरोध की जब बात की जाए तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और यही हमसे पूछा गया है। तो स्मॉल आर हमको निकालनी है और 1.5 ओम प्रतिरोध यानी कैपिटल आर का जो मान आपको दिया है वो 1.5 ओम दिया है। कितना दिया है, 1.5 ओम। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 3.2 वोल्ट, तो 3.2 वोल्ट है वो यहाँ पर क्या आपका है, तो 3.2 वोल्ट जो आपका है वो विद्युत वाहक बल का मान है। विद्युत वाहक बल जो होता है जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो मान आपको दिया है वो 3.2 वोल्ट दिया है। 3.2 जो वोल्ट यहाँ पर जो मान दिया है वो क्या है, यहाँ पर वैद्युत वाहक बल जिसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको दी है। पूछा गया है यहाँ पर स्मॉल आर का मान आपसे पूछा गया है। अब स्मॉल आर आपको आंतरिक प्रतिरोध और ये स्मॉल आई और वैद्युत वाहक बल और कैपिटल आर में क्या संबंध होता है वो आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से ये सभी। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, क्या फॉर्मूला है हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताते। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम आपको बता रहे हैं कि स्मॉल आर बराबर यानी स्मॉल आर आप कैसे निकालोगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है वैद्युत वाहक बल बराबर कैप स्मॉल आई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये फॉर्मूला होता है क्या, वैद्युत वाहक बल बराबर, वैद्युत वाहक बल बराबर ये फॉर्मूला होता है। आपको पूछा क्या गया, स्मॉल आर का मान पूछा गया है। स्मॉल आर का मान आपको निकालना है, शेष मान हमको दिए हुए इसमें। तो देखो क्या फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा, तो इस आई को जब यहाँ ये गुणा कर रहा है इधर जब आएगा तो ये क्या करेगा, भाग करेगा आके। तो इसे हम लिख सकते हैं इस कैपिटल ई स्मॉल आई बराबर कैपिटल आर और इस प्लस की स्मॉल आर, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो स्मॉल आर मुझे इधर निकालनी है, तो ये जब कैपिटल आर है वो इधर प्लस की है, जब इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की होगी। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा स्मॉल आर बराबर वो ई बटा आई और माइनस के आर, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अब आपको कुछ नहीं, सिर्फ मान रखने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान आपको रखने हैं, ई का मान रखना है, आई का रखना है, आर का रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर होता है ई बटा आई माइनस की आर, ई बटा आई माइनस की कैपिटल आर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, आंतरिक प्रतिरोध बराबर, आंतरिक प्रतिरोध बराबर ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम रख रहे हैं देखो मान, क्या रख रहे हैं, मान। तो आप लोग ये फॉर्मूला सबसे पहले उतारे ऊपर वाला, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला उतारे, जिससे आप कभी ना भूले। यदि आप ये भूल जाए तो ऊपर वाला यदि आपको याद रहता है तो आप निकाल सकते हो किसी का मान इनमें से। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई बटे आई माइनस की आर। कैपिटल ई का मान जो हमको दिया था वो 3.2 दिया था और आई का जो मान दिया था वो 2 दिया था, माइनस की 1.5। ठीक है, बटे में हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 का गुणा जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा। तो देखो 3.0 हम यहाँ पर आपका रखते हैं। जब ये हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हम देखो इसे हटा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन थोड़ा थोड़ा छोटी है, तभी तो प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में ना। हम आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल रोजाना कम से कम 10 न्यूमेरिकल लेकर आए, लेकर क्यों नहीं आते, बात यही है कि यहाँ पर हम जहाँ पर लगवाते हैं स्क्रीन जो हमारी है फोन की वो छोटी है और यहाँ पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लग पाते। इसके लिए बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है, बोर्ड हो तभी हम लगा सकते हैं। तो कोशिश हमारी यही है, आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो एक दिन शायद आपके लिए बोर्ड भी आ जाए, बोर्ड पर हम क्लास लेने लगे यदि आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहते हो हमें तो। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन पर चर्चा करते, टाइम न वेस्ट करते हुए। तो देखो इसका जो मान निकल के आएगा वो 3.2 और माइनस की जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 हो जाएगा बटे 2। अब ये हम इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये -0.2 बटे 2 हो जाएगा। 2 से जब 2 को हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2 एकम 2, तो 0.1 ओम हमारा निकल के आएगा। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो ये 0.1 ओम निकल के आएगा। जो स्मॉल आर होगा उसका मान क्या निकल के आएगा,
1 ओम। 3.2 में से हम जब 3.0 को माइनस करेंगे तो 0.2 हमारा बचेगा, और जो हमारा मान निकल के आएगा आंतरिक प्रतिरोध का वो 0.1 ओम निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका यही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, प्रबल अम्ल की बात की, नाम तो सभी दिए हुए, एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे प्रबल प्रबल आपसे पूछा गया है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा? तो देखो, प्रबल अम्ल कौन सा होगा? तो सबसे प्रबल अम्ल जो आपका होगा वो ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरो कितने, ट्राई यानी 3 की बात हो रही, 3 जो होगा वो सबसे प्रबल होगा। तो यहाँ पर जो ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल होगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे प्रबल की बात की गई थी, यहाँ पर सबसे दुर्बल की जब बात की जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं, वैसे तो दुर्बल बहुत सारे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से मानव का जीवाश्म सबसे पहले खोजा गया था? निम्न में से यानी कौन से मानव का जीवाश्म सबसे पहले खोजा गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन से मानव का जीवाश्म सबसे पहले खोजा गया था? क्रोमैग्नन मानव का, नियर्थल मानव का, या होमोसेपियंस सेपियंस, या आपसे पूछा गया इनमें से कोई नहीं? तो देखो, सबसे पहले जो मानव का जीवाश्म खोजा गया था वो आपका था कौन सा? नियर्थल मानव। नियर्थल मानव जो था, इसकी जो कपाल गुहा यदि आपसे पूछी जाए, कपाल गुहा का आयतन पूछा जाए तो इसका जो होता है वो 1450 घन सेंटीमीटर होता है, घन सेंटीमीटर। तो कौन से मानव का जीवाश्म सबसे पहले खोजा गया था? तो वो आपका नियर्थल मानव, नियर्थल मानव जो था उसका जीवाश्म सबसे पहले खोजा गया था। इसका कपाल गुहा का आयतन पूछा जाए तो 1450 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीव जननवाद यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस संकल्पना किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? प्रस्तुत की गई थी। जीव जननवाद संकल्पना जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीव जननवाद क्या होता है। तो जीव जननवाद इस थ्योरी में क्या हुआ था? इस थ्योरी के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने बताया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रुडोल्फ ब्रुचो। रुडोल्फ ब्रुचो नाम के जो वैज्ञानिक थे उनका कहना था कि जो सजीव जीव उत्पत्ति होती है, किसी जीव की जो उत्पत्ति होती है वो सजीव से ही हो सकती है, निर्जीव से नहीं। किसी सजीव की जो उत्पत्ति हुई है वो एक सजीव से ही हो सकती है, निर्जीव से नहीं होगी, ऐसा इनका कहना था। किनका? ये इन जो वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो, इनका जो कहना था कि सजीव पदार्थों का जो उत्पत्ति है वो सजीव पदार्थों से ही होगी, निर्जीव से नहीं होगी। और ये जो संकल्पना है इन्होंने कब दी थी? तो 1858 ईस्वी में दी हुई थी। तो आपसे पूछा जाए कि जीव जननवाद किसने दिया था, तो वो आपका रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने 1858 ईस्वी में दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि स्वतः जननवाद किसने दिया था? स्वतः जननवाद जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, को एसरवेट्स क्या है? को एसरवेट्स क्या होते हैं? तो को एसरवेट्स जो होते हैं वो कोलाइडी बिंदु होते हैं, कि न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, कि जीवाणु है, या आदि जीव है? तो को एसरवेट्स जो है वो एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। को एसरवेट्स जो होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिले हुए पदार्थ होता है, एक प्रकार का, जो समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र में पाया गया था। और ये क्या होता है? एक प्रकार का न्यूक्लियो ओ प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमोनिया एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है इनमें से? यह पीत गैस है, इसका जली विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है, हो जाता है। इसका जो लाल जली विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका जली विलयन, यहाँ पर जली विलयन होगा, इसका जली विलयन में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है। ये क्वेश्चन आपको बता, इसमें पूछा गया है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है इनमें से? ये आपसे पूछा गया। तो देखो, ये पीत गैस है तो बिल्कुल गलत बात है। अमोनिया में कोई कलर नहीं होता, पीला कलर नहीं होती है, रंगहीन होती है। अमोनिया जो गैस होती है वो रंगहीन यानी कलरलेस गैस होती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसका। इसके जली विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह जल में अवलेय होता है। तो बिल्कुल गलत बात है, ये जल में अवलेय नहीं है, जल में अति विलेय हो रहे हैं। ये जल में बहुत जल्दी घुल जाती है, तो ये अति विलेय होती है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी इसका गुण नहीं है। आपसे गुण पूछा गया है, तो अमोनिया जो होती है वो जल में अति विलेय होती है। यह गंध रहित होती है, तो ये भी नहीं है। अमोनिया में जो गंध होती है वो बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है, सड़ी मछली जैसी गंध आती है इसमें। सड़ी मछली जिस प्रकार से जिसमें उसकी गंध आती है सड़ी मछली में, उसी प्रकार की गंध इसमें आती है। तो ये भी बात नहीं सही है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका जली विलयन जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बाकी की जो यहाँ पर तीन गुण लिखी ये गलत है, क्योंकि ये पीत गैस है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रंगीन होती है। ये जल में अविलेय है, अविलेय नहीं है बल्कि ये अति विलेय हो रहे हैं। ये गंध रहित गैस है, तो ये भी नहीं है। ये बहुत ही, इसमें जो गंध आती है वो बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से सबसे अधिक कपालीय क्षमता होती है? निम्न में से सबसे ज्यादा कपाली क्षमता किसमें होती है? पैकिंग मानव की, जावा मानव की, मनुष्य की, या क्रो मैग्नोन मानव की? तो देखो, इनमें से जब हम बात करें सबसे ज्यादा कपाली क्षमता किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा जो कपाली क्षमता होती है वो क्रो मैग्नोन मानव की है। सबसे ज्यादा, मनुष्य से भी ज्यादा जो प्रेजेंट टाइम मनुष्य उससे भी ज्यादा कपाली क्षमता जो सबसे ज्यादा है वो क्रो मैग्नोन मानव की है। कितनी होती है? तो 1650 होती है। कितनी होती है? 1650 घन सेंटीमीटर होती है। कितनी? 1650 घन सेंटीमीटर इसकी होती है, वो भी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो मानव है, क्रो मैग्नन मानव है, इसकी आधुनिक मानव से भी अधिक बुद्धिमान थे। आधुनिक मानव जो अब आने वाला जो मानव है इससे भी ये अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछे जाए कपाली क्षमता किसकी होती है, तो क्रो मैग्नोन मानव की होती है। चाहे पैकिंग मानव होगा, चाहे जावा मानव, चाहे मनुष्य होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछी जाए तो किसकी है? क्रो मैग्नोन मानव। कितनी है यदि आपसे ये पूछी जाए तो 1650 सीसी। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी। सीसी का जो मतलब होता है वो क्रेनियल कैपेसिटी होता है, कपालीय क्षमता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए, या उभयचरों के लिए? तो देखो, डार्विन ने जब ये घूमने के लिए गए थे तो इन्होंने कई प्रकार की पक्षियों को देखा था। जब ये घूमने के लिए जहाज पर गए थे, उस जहाज का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस जहाज पर ये गए हुए थे। तो ये जब घूमने के लिए गए थे तो इन्होंने कई प्रकार के पक्षियों को वहां पर देखा था। तो डार्विन फिंचेज का जो शब्द का प्रयोग जो किस समूह के लिए किया गया था इन्होंने, तो वो पक्षियों के लिए किया था। किसके लिए किया था? पक्षियों के लिए, क्योंकि इन्होंने विभिन्न प्रकार के पक्षी वहां पर देखे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं डार्विन किस जहाज पर यात्रा करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं? भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, तो देखो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? इन जो जनक माना जाता है भारतीय शैवाल विज्ञान का, यानी कि फाइकोलॉजी का, वो किसे माना जाता है? तो वो एम.ओ.पी. अयंगर को माना जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? एम.ओ.पी. अयंगर। ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बाकी के क्वेश्चन ऑप्शन की बात करते हैं।
तो रामदेव मिश्रा जो थे वो कौन है? तो रामदेव मिश्रा, इनको पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी जनक पूछा जाए आपसे, इकोलॉजी का जनक पूछा जाए, इंडियन इकोलॉजी का यदि आपसे जनक पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो आर मिश्रा को बताओगे। कैसे बताओगे? आर मिश्रा यानी रामदेव मिश्रा जो है वो इंडियन इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। एंडरसन कौन है ये आपसे पूछा जाए तो एंडरसन नाम के जो वैज्ञानिक है इनको जीन चिकित्सा का जनक माना जाता है। किसका? जीन चिकित्सा, जो जीन थेरेपी होती है उसका जो जनक यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है? तो जीन चिकित्सा के जो जनक माने जाते हैं वो एंडरसन नाम के वैज्ञानिक को माना जाता है। जीन चिकित्सा का जनक यदि आपसे फादर पूछे जाए तो किसे बताओगे? एंडरसन को। अब बात करते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? तो थॉमस अल्वा जो एडिसन थे ये कौन थे? तो इनको अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान यानी एंडोक्राइनोलॉजी का यदि आपसे जनक पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो थॉमस अल्वा एडिसन को कहा जाता है। तो देखो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले, एक बार हम दोबारा से फिर रिवाइज कर देते हैं जिससे आपको याद हो जाए और अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी कर लो। एम भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? तो ओपी अयंगर है। रामदेव मिश्रा को क्या कहा जाता है? तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, इंडियन इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। एंडरसन कौन है? तो जीन चिकित्सा का जनक कहा जाता है, जीन थेरेपी का इनको जनक कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन कौन है? तो अंतःस्रावी विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी जो है उसका जनक इन्हें माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लगवाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। अब ये लगवाएंगे तो वीडियो लगभग 40 मिनट की पहुंचेगी जाके। किसी वैद्युत परपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में स्रोत द्वारा 1350 जूल का कार्य किया जाता है। परपथ में वैद्युत वाहक बल की परिकल्पना कीजिए। जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का लेकर आएंगे। जो इस क्वेश्चन का आंसर और पिछले जो भी क्वेश्चन हमने पूछे हुए उन सभी का आंसर जो देगा उनका नाम हम जरूर लेकर आएंगे। यदि वो क्वेश्चन नहीं एक बार बता पाते हो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर ही दें। पिछले क्वेश्चन जो पूछे उनका भी आंसर दें, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी को ही देना है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लगवाएंगे आके। किसी वैद्युत परपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर स्रोत द्वारा 1350 जूल कार्य किया जाता है। परपथ में वैद्युत वाहक बल की परिकल्पना यानी ई बराबर आपको निकालना है। ई बराबर आपको निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है ये आप अच्छे से देख लें। ये ऑप्शन आपको दिए, थोड़ा ध्यान से देखें और अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत मेहनत लगती है क्लास को, एक क्लास लगभग मुझे जो टाइम लगता है वो 3 से 4 लगभग 4 से 5 घंटे जब हम अपना देते तब एक क्लास को कहीं आपके लिए लेकर आ पाते। क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। चैनल को थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे आपको लगातार वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।